Hey students, how are you? Welcome on my YouTube channel Chem on Chem. In this video, we will discuss about the chemistry of class 10th. We will discuss chapter first, which is chemical reaction and equation, and this is lecture number 1. Okay. So, first of all, we have to know about the chemical change and physical change. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. ठीक है, चेंज को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. ओके, तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज को समझते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज. ठीक है, देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, सब्सटेंस वही रहता है, बस उसका स्टेट चेंज होता है. ठीक है, या उसका स्मेल चेंज हो सकता है, उसका आप कह सकते हो टेक्सचर चेंज हो सकता है. ठीक है, उसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है, बट कभी भी सब्सटेंस नहीं चेंज होता, सब्सटेंस वही रहता है. तो इसीलिए हम इस चेंज को टेम्परेरी चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस चेंज को रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस ले लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, आइस मेल्ट होकर के क्या बनेगा, वाटर. वाटर को दोबारा फ्रीजर में रख दीजिए, क्या बन जाएगा, आइस. तो कन्वर्टेबल है ना ये. ठीक है, अच्छा, आइस का भी फॉर्मूला H2O ही होता है. ठीक है, H2O. और आइस जब मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है तो भी वो H2O ही रहता है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. तो इसलिए हम यहाँ क्या कह देते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है वो होता है टेम्परेरी, और उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कैन बी रिवर्स. ओके, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड. यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता. जैसा अभी मैंने आइस का एग्जांपल दिया, वाटर वाटर भी H2 है, आइस भी H2 है, बस है क्या डिफरेंस, क्या है, फिजिकल स्टेट का. आइस सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है. ठीक है, लेकिन सब्सटेंस वही है, कंपोजिशन उसका H2 ही रहता है. ओके, फिजिकल चेंज के दौरान जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की वो सेम रहती है, रिटेन रहती है. ठीक, वही दूसरी तरफ बात करते हैं केमिकल चेंज की. ठीक है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू कंपोजिशन. ओके, तो इसीलिए ये क्या है, परमानेंट चेंज होता है, इसे आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट इज अ परमानेंट चेंज. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो एशेस बचते हैं बाद में. ठीक है, तो ये केमिकल चेंज के अंदर आता है. आप एशेस से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, एशेस से दोबारा वुड नहीं क्रिएट कर सकते. ओके, सो इट इज अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स. एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, दूध से दही बनाना. ठीक है, अब दूध से दही तो बना देंगे, दही से वापस दूध नहीं बनेगा. ठीक है, वो परमानेंटली किस में कन्वर्ट हो गया, दूध दही में कन्वर्ट हो गया. लेकिन हम दही को दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं होता, और ये केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध का कंपोजिशन अलग होता है और दही का कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. दूध में हल्की मिठास होती है, दही कैसी होती है, खट्टी. ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि उसका कंपोजिशन चेंज हो गया. दूध का, मिल्क का जो सारा लैक्टोज था, लैक्टोज उसके अंदर एक शुगर होता है. ठीक है, शुगर भी कई टाइप के होते हैं, तो मिल्क में जो शुगर होता है उसे लैक्टोज बोलते हैं. वो सारा लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में. ठीक है, लैक्टिक एसिड एक टाइप का एसिड है. ठीक है, और आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे सौर होते हैं. तो यही वजह है कि दही दही का भी टेस्ट, दही का भी स्वाद खट्टा होता है. तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है. ये प्रोसेस क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का दही में कन्वर्ट होना, कर्ड में कन्वर्ट होना. और ये एक परमानेंट चेंज होता है, इसे रिवर्स नहीं कर सकते. इसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो चुका होता है. ठीक है, न्यू होता है, डिफरेंट होता है पुराने वाले से, केमिकल चेंज में. इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस आर नॉट रिटेन्ड. जो सब्सटेंस की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है आफ्टर द केमिकल चेंज सेम नहीं रहती, डिफरेंट हो जाती है. क्यों, क्योंकि वो सब्सटेंस नया फॉर्म होता है, पुराने सब्सटेंस से नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, आई होप तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ रहा होगा आपको. इस फिगर के थ्रू समझते हैं. देखिए, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जैसा अभी मैंने बताया, बर्निंग ऑफ वुड. ठीक है, लकड़ी का जलना, ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है. वहीं दूसरी तरफ मेल्टिंग ऑफ आइस,
मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जो कि दोनों ही हैं, यानी केमिकल और फिजिकल चेंज के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल ये एक ऐसा चेंज है जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। ओके, देखिए बच्चों, बर्न कैंडल को बर्न होते हुए आप सभी ने देखा होगा। कैंडल किससे बनी होती है, वैक्स से, ठीक है, वैक्स, कैंडल वैक्स से बनी होती है। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वैक्स मेल्ट होकर के नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो यानी जो सॉलिड वैक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वैक्स में, और वही लिक्विड वैक्स नीचे की तरफ कूल होकर के दोबारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्स वही है, वैक्स सेम है, उसका कंपोजिशन सेम है, बस वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और अगेन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल को फिजिकल चेंज के अंदर भी रखते हैं। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल चेंज कैसा होता है, जब हम वैक्स को बर्न कर रहे हैं यानी कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो वैक्स जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी H2O गैस में कन्वर्ट हो जाती है और एयर में फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वैक्स का जो कंपोजिशन है वो किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है, यानी एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसे केमिकल चेंज की कैटेगरी में भी रख रहे हैं। चलिए डिटेल में सोचते हैं कि when wax get heated it start melting and again get solidify on cooling। जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो मेल्ट होने स्टार्ट होती है और ठंडा होने पर सॉलिडिफाई हो जाती है। दिस इन्वॉल्व ओनली चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से अगेन सॉलिड, तो इसीलिए हमने इसे फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखा है। और कैंडल बर्निंग के दौरान ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल सम ऑफ वैक्स, कुछ वैक्स ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर वेपर इन एयर, वो हवा में चले जाता है, CO2 और वाटर वेपर हवा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इन्वॉल्व चेंज ऑफ वैक्स इनटू न्यू सब्सटेंस, ठीक है, और आप सभी जानते हैं वो न्यू सब्सटेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो इसीलिए इसे हम केमिकल चेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों की कैटेगरी में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में समझा, ये दोनों पॉइंट हमें हेल्प करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझने के लिए हेल्प करेंगे। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो देखिए देखिए बच्चों, मैं एक सिंपल शब्दों में कहूं, हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन होता है। एवरी केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या है, कुछ सब्सटेंसेस से नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, किससे, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ओके। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक मेटल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड कर दें, ठीक है, जिंक लिया उसे सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, तो क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं दोबारा कि कैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ये देखिए, ये मेरे पाम पे क्या है, जिंक है, ये जिंक ग्रेनुअल्स बोलते हैं, इसे मैंने किस में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, तो आप देख रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट हो गई, बबल्स निकल लेना, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, और ये जिंक डिजोल्व होकर के जिंक सल्फेट बना रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये पुराने सब्सटेंस थे, ठीक है, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट, हम वर्ड यूज करते हैं रिएक्ट, ठीक है।
ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा था? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी। आप बबल्स देख रहे थे ना, ठीक है, अभी वीडियो में आपने क्या देखा, बबल्स फॉर्म हो रही थी ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जिंक डिजोल्व होकर के क्या फॉर्म कर रहा था? जिंक सल्फेट। तो हमने ये पुराने सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लिया। ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे और ये दोनों जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे थे। तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए ना, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, इन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सिंपली वी कैन से एवरी केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ क्या लिया था? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी ना, ये दो नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्टेंट बोला है। रिएक्टेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड रखे जाते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे इस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होंगे? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हमेशा हम केमिकल रिएक्शन में RHS यानी राइट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस के साइंस में हम पढ़ा था, वो खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और उसी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे केमिकल रिएक्शन है, ये हम समझते हैं। देखिए, फूड से हमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सभी क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो डाइजेशन के दौरान ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल में यानी छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन को आसान बनाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, प्रोटीन, डाइजेशन के दौरान प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स, या आप बड़ी क्लास में समझेंगे अमाइनो एसिड क्या है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या डाइजेशन आसान बन जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड को हम एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। जी हाँ बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो अच्छा, रेस्पिरेशन कैसे केमिकल रिएक्शन है, इस बात को समझते हैं। देखिए, हम खाना खाते हैं तो उससे हमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड है। रेस्पिरेशन के दौरान जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप बायोलॉजी में पढ़ोगे इसे, ये बायोलॉजी में टॉपिक आएगा ना रेस्पिरेशन, तो वहां पर भी आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? CO2 और वाटर वेपर फॉर्म करता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। वही एनर्जी हम अपने मैकेनिकल वर्क के लिए यूज करते हैं, भागना, खेलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, इन सभी के लिए। तो इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आयरन जो है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं यानी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO
मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि दही का बनना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें मिल्क का लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। व्हाट डज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ओके, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से एक या दो या सभी चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। जैसे रिएक्शन के दौरान चेंजिंग स्टेट, सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्ट कर रहे हैं ना, रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। दीज टू आर प्रोडक्ट, पी से शो कर दे रहा हूँ, इसे आर से शो कर दे रहा हूँ, रिएक्टेंट को आर से, प्रोडक्ट को पी से, ठीक है। तो यहाँ पर नया सब्सटेंस तो फॉर्म हो रहा है, साथ के साथ स्टेट में भी चेंज हो रहा है। देखिए कैसे, सोडियम क्लोराइड ये पानी में सोल्यूबल है, सिल्वर नाइट्रेट भी पानी में सोल्यूबल है, दोनों ही पानी में सोल्यूबल है, यानी दोनों को मैंने एक्वस स्टेट में ले रखा है। एक्वस मैं AQ से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों एक्वस स्टेट में है। जैसे ही इन दोनों के सॉल्यूशन को मैंने मिलाया तो क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट वाटर में सोल्यूबल है तो इसलिए डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में रहेगा। लेकिन सिल्वर क्लोराइड ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ये हमें, ठीक है, सॉलिड व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में, जो कि टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है। उस सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। ये देख सकते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे रिएक्ट करते जाएंगे ये सॉलिड फॉर्म होता जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर और वो सॉलिड नीचे की तरफ सेटल होता जाएगा। इसी चीज को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आएगी तो इसलिए ध्यान रखना कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, क्या होता है प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट थिंग है कि रिएक्शन के दौरान और क्या चेंजेस है, तो चेंज इन कलर में भी चेंज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर, ठीक है। कॉपर मेटल लिया हमने और उस कॉपर मेटल को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, ऐड कर दिया। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा टर्बिड होता है नेचर में। आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस दौरान कॉपर सल्फेट फॉर्म होता है और जिंक फॉर्म होता है, और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर होता है ब्लू। इसी वजह से सॉल्यूशन धीरे 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 ब्लू अपीयरेंस में आ जाएगा, ब्लू कलर का दिखने लगेगा। एकदम से रैपिड चेंज नहीं होगा, कॉपर धीरे धीरे जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता जाएगा तो वही व्हाइट सॉल्यूशन में या कलरलेस सॉल्यूशन में धीरे धीरे ब्लूनेस आएगी, धीरे धीरे वो नीला होता जाएगा, नीला होता जाएगा और काफी डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो कॉपर कंप्लीटली जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन तो हो रही है, साथ के साथ सॉल्यूशन के कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक वीडियो दिखाई थी जिसमें टेस्ट ट्यूब में बबल फॉर्म हो रहे थे। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, ओके। और बबल्स किसके निकल रहे थे, हाइड्रोजन गैस के, और जिंक सल्फेट टेस्ट ट्यूब में ही डिजोल्व हो जा रहा था। तो इस दौरान जब आप इसे अपने लैब में करेंगे, स्कूल के लैब में करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब को नीचे से हल्का सा टच करके देखना, टेस्ट ट्यूब आपको गर्म महसूस होगी। क्यों गर्म महसूस हो रही है, कि इस दौरान हीट भी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। टेस्ट ट्यूब जो कि पहले ठंडी थी, मेटल ऐड करने के बाद, जिंक ऐड करने के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो गई, गर्म हो गई। ये क्यों हुआ, रिएक्शन ओकर होने की वजह से हुआ। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें भी आप एग्जांपल जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ले सकते हैं। आपने देखा ना कि जिंक के ऐड करते ही कैसे बबल्स निकल रहे थे, बहुत जोर जोर से ऊपर आ रहे थे, है ना, हाइड्रोजन गैस के। तो वो गैस का इवोल्यूशन बोलते हैं उसे हम। हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्विंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्विंग फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, की किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म में। जैसे अभी हमने क्या करा था, जिंक को किसके किसके साथ रिएक्ट कराया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया था। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये H2SO4, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराया था। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तो वर्ड में, कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये प्लस लगाने का मतलब है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे भी बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ, प्लस लगाने का मतलब। फिर हम लगाते हैं एरो। एरो यूज करते हैं हम गिव्स के लिए, गिव्स या प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। ये दोनों मिक्स होकर के क्या गिव कर रहे थे, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ऐसे वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उतना बेटर नहीं माना जाता है, इट इज नॉट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके हम केमिकल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल या कंपाउंड और मॉलिक्यूल के फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे जिंक का फॉर्मूला क्या हो गया, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO4, ठीक है। तो Zn प्लस H2SO4 ये हमें क्या डिनोट कर रहा है कि जिंक इज रिएक्टिंग विद और कंबाइनिंग विद H2SO4, ठीक है। एरो क्या डिनोट करता है, गिव्स, ठीक है, जिंक रिएक्टिंग विद H2SO4 एंड प्रोड्यूस और गिव्स। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, H2। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का तो सिंबल H है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी ना, तो इसलिए H2 लिखेंगे। तो ये एक केमिकल इक्वेशन बन गई हमारी। वर्ड इक्वेशन को मैंने सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। तो जिंक वाज reacting with dilute sulfuric acid to produce जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो ये देखिए कितना सिंपल है ना, छोटा भी है, सिंपल सा। तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यही केमिकल इक्वेशन होता है। अगर कोई हमसे केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बता सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो चलिए केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। A chemical equation is symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, ठीक है। सिंबल किसके, एलिमेंट के, फॉर्मूले किसके, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के। वेयर इन रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को किधर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन ऑन राइट हैंड साइड विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो लाइन है ये केमिकल रिएक्शन को डिनोट कर रही है। मैग्नीशियम इज बर्न, कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है इन एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको, इस केमिकल रिएक्शन को एक लाइन में ना लिख करके मैं इसको क्या करूंगा, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये रहा मेरा इस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम Mg सिंबल हो गया, एस यहाँ क्या डिनोट कर रहा है ब्रैकेट में, स्मॉल एस, ये सॉलिड, कि मैग्नीशियम जो हमने लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, ठीक है, मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है। इज बर्न इन एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही तो बर्न हो रहा है, ठीक है। आग आग जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का सिंबल O2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, स्मॉल g, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट को डिनोट कर रहे हैं, किसके, मेरे रिएक्टेंट को। मेरा रिएक्टेंट क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, और ये एशेस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सॉलिड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैंने रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड रखा है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड, बीच में एरो है, और मैंने फिजिकल स्टेट भी SG फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखिए और क्या क्या हम फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट, अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में स्मॉल s लिख दीजिए।
लिक्विड स्टेट में है रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो स्मॉल एल लिख दीजिए ब्रैकेट में, गैसेस स्टेट में तो जी। एक और स्टेट हम लेते हैं एक्वस स्टेट, यानी आप किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन फॉर्म यूज कर रहे हैं, वाटर में सॉल्यूशन बना रखा है तो ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। गुड बाय।